बच्चों, आज हम विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? जो सब संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा छोटी देखना चाहेंगे तो देखो, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है वह विशेषण कहलाता है। जैसे नीली गाय, यहाँ नीली क्या है? विशेषण है, और गाय की विशेषता है नीली, तो गाय क्या हो गया इसमें? विशेष्य, और नीली हो गया इसमें विशेषण। दूसरा उदाहरण देखते हैं। राकेश एक चतुर बालक है, तो यहाँ बालक की विशेषता बताई जा रही है कि वो बालक कैसा है? चतुर है, तो ये इसमें यहाँ चतुर क्या हो गया? विशेषण हो गया। विशेषण प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, मतलब प्रयोग के आधार पर विशेषण का दो प्रकारों में इसको बांटा गया है। पहला है उद्देश्य विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण किसे कहेंगे? अगर विशेषण विशेष्य से पहले हो तो वह उद्देश्य विशेषण कहलाता है। जैसे उस ईमानदार बालक ने रुपयों से भरा पर्स लौटा दिया। यहाँ जो ईमानदार है वह विशेषण है और बालक है वह विशेष्य है, मतलब उद्देश्य। आपने परिभाषा देखी थी, विशेषण विशेष्य से पहले, मतलब इस विशेष्य से बालक से पहले आ रही है विशेषता ईमानदार, तो ये क्या है? उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। दूसरा हुआ विधेय विशेषण। विशेषण विशेष्य के बाद में प्रयुक्त हो तो विधेय विशेषण कहलाता है, मतलब ये उद्देश्य विशेषण का विपरीत होगा। इसमें विशेषता बाद में आएगी और विशेष्य इसमें पहले आएगा। तो जैसे वह बालक ईमानदार है, तो इसमें बालक मतलब विशेष्य पहले है और ईमानदार क्या है? बाद में है, तो ये क्या कहलाया? विधेय विशेषण कहलाया। विकार के आधार पर विशेषण विकारी और अविकारी भी होते हैं, मतलब परिवर्तन बदलाव के आधार पर भी विशेषण के दो भेद माने गए हैं, विकारी और अविकारी। जैसे काला पत्थर, काले जामुन, काली कमली, ये क्या हुए? विकारी शब्द हुए, क्योंकि काला पत्थर शब्द जो काला है, काले है और काली है, ये चीज़ें इसमें क्या हो रही हैं? बदल रही हैं, विकार आ रहा है, इनमें परिवर्तन आ रहा है। और इधर देखते हैं अविकारी, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर नज़ारे, तो यहाँ जो सुंदर है वह अविकारी शब्द है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था किसे कहेंगे? जिस अवस्था में किसी से किसी की कोई तुलना नहीं की जाती। जैसे सुधीर चतुर विद्यार्थी है, तो इसमें सुधीर की किसी से कोई तुलना नहीं है, सुधीर अकेला है और वो है कैसा है? चतुर है। दूसरा है उत्तरावस्था, इसमें किसी एक से तुलना की जाती है, मतलब किसी व्यक्ति की, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से क्या की जाती है? तुलना की जाती है। जैसे सुधीर राकेश से ज़्यादा चतुर विद्यार्थी है, तो यहाँ सुधीर की तुलना किससे हो रही है? राकेश से, तो ये क्या हुई? उत्तरावस्था। तीसरी है उत्तमावस्था, इसमें सभी से तुलना की जाती है, मतलब इसमें जो जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी से क्या की जाती है? तुलना की जाती है। जैसे सुधीर कक्षा में सबसे ज़्यादा चतुर विद्यार्थी है, तो कक्षा में मतलब कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबसे ज़्यादा चतुर कौन है? सुधीर है। विशेषण के चार भेद माने जाते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण वे विशेषण कहलाते हैं जो जिनमें गुण के माध्यम से विशेषता प्रकट की जाती है। जैसे गुण कौन कौन से हुए? अच्छा भी हो सकता है गुण, बुरा भी हो सकता है, रूप के आधार पे भी हो सकता है, रंग के आधार पे भी हो सकता है, दशा, अवस्था, आयु, आकार, प्रकार, प्रकृति, आचरण और स्वभाव तथा व्यवहार आदि गुण के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, बुरा व्यक्ति, अच्छा मनुष्य, धूर्त प्राणी, कपटी लोग, सफ़ेद सोना, दीनहीन, लंबा व्यक्ति, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण में आते हैं, मतलब व्यक्ति की अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हो सकती हैं, किसी वस्तु की अच्छाई और बुराई भी हो सकती है। गुणवाचक विशेषण में कुछ विशेष हैं जो हम देखते हैं। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण का कार्य करे तो उसे गुणवाचक में रखा जाकर व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है, मतलब एक व्यक्तिवाचक विशेषण का ये भेद माना जाता है इसको एक। जैसे जयपुरी रजाई, तो यहाँ जयपुर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, और रजाई भी किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो ये रजाई की विशेषता बता रहे हैं कि वो रजाई कैसी है? जयपुरी है। बीकानेरी रसगुल्ले, तो रसगुल्लों की विशेषता बताई जा रही है कि रसगुल्ले कैसे हैं? बीकानेर के बने हुए हैं,
जो बीकानेर के रसगुल्ले प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार से दूसरा नोट है, व्यक्ति विशेष में ई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। कैसा, कैसी, कैसे प्रश्नों का उत्तर सामान्यतः गुणवाचक में आता है। मतलब कैसा, कैसी और कैसे प्रश्नों से अगर हमें उत्तर प्राप्त होता है तो वह भी गुणवाचक विशेषण में ही आएगा। दूसरा भेद है इसका संख्यावाचक विशेषण। संख्या के माध्यम से विशेषता प्रकट करने वाले विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब संख्या के आधार पर जो विशेषता प्रकट की जाएगी वह संख्यावाचक विशेषण में मानना जाएगा। ये विशेषण गणनीय संख्याओं की विशेषता निश्चित व अनिश्चित संख्याओं के द्वारा बताते हैं। गणनीय का मतलब है यहाँ जिनकी गिनती की जाए, जिनकी गणना की जाए, वे उन संख्याओं की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ये संख्याएं निश्चित भी हो सकती हैं और अनिश्चित भी हो सकती हैं। जैसे कुछ लोग, सैकड़ों आदमी, 400 गायें। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद माने जाते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें एक निश्चित संख्या का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1, 4, शतक, सहस्त्र यानी हजारों, सैकड़ों, 500, 1/4, 2/3। निश्चित संख्या दो प्रकार की होती है। पूर्ण निश्चित संख्या जो पूरी तरह से है निश्चित है, 2, 4, 10 और 100। अपूर्ण निश्चित संख्या 1/3 मतलब 1 का तीसरा हिस्सा और 1/4 मतलब 1 का चौथा हिस्सा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्या के माध्यम से विशेषता बताई जाती है, वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कुछ, बहुत, ज़्यादातर, अधिकतर, थोड़े, कम, आधे, अधूरे, लगभग, सैकड़ों, हजारों, बीसियों। इन शब्दों का अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में प्रयोग किया जाता है। तीसरा भेद है इसका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब है मापतोल। किसी वस्तु की क्या की जाएगी, मापा जाएगा या उसको तोला जाएगा, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। परिभाषा देखते हैं। परिमाण के माध्यम से विशेषता बताने वाले परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध, 1 किलो चीनी, पाव भर दाल। परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। इसमें भी निश्चित और अनिश्चित संख्याओं का बोध होता है। तो देखते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसी निश्चित मात्रा का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 1 किलो, 1 मीटर, 1.25 लीटर, 4 किलोमीटर। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें निश्चित मापतोल नहीं होता, इसमें अनिश्चित मात्रा का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। थोड़ा सा दूध, तो यहाँ थोड़ा क्या है, निश्चित नहीं है। थोड़ी सी दूरी, जरा सा, जरा सी, थोड़ी सी, बहुत सारा आदि शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं, वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम शब्दों का विशेषण की तरह प्रयोग होने के कारण इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब सर्वनाम शब्दों का किसकी तरह प्रयोग होगा, विशेषण की तरह प्रयोग होगा, वह सार्वनामिक शब्द विशेषण कहलाएगा। इनके शर्तें हैं, किसी सर्वनाम के ठीक सामने उसी की अर्थात जिसके स्थान पर वह सर्वनाम आया है वह संज्ञा हो तो वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। मतलब वह सर्वनाम ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कुछ शब्द तभी सार्वनामिक विशेषण होगा जब इसके सामने इसकी संज्ञा होगी। संज्ञा कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा होगी, तभी वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे कुछ बातें, तो कुछ यहाँ क्या है, सर्वनाम है, और बातें यहाँ क्या है, संज्ञा है। बड़ी काम की होती है, ये उदाहरण है, कुछ बातें बड़े काम की होती हैं, तो कुछ शब्द सर्वनाम है और बातें क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ कौन सा सर्वनाम ये विशेषण हुआ, सार्वनामिक विशेषण। कुछ तो शर्म करो, तो वही बात है, कुछ और शर्म शब्द आए हैं, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ये अपना विशेषण टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।